So good afternoon students, I am Amit Pathania and today we will be discussing the important topic for India, world geography, and that is rainfall. So basically rainfall is very important topic और इसमें हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि रेनफॉल होती क्या है और बनती कैसे है। ये काफ़ी इजी चीज़ है, ये आपने इससे पहले भी काफ़ी सारी क्लासेस में देखा होगा। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो ये है कि रेनफॉल कितनी तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे और इस सेशन के लास्ट में एक छोटा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन कंडक्ट करवाएंगे जिसमें हम देखते हैं कि हमने इस टॉपिक के बारे में अभी तक कितना अंडरस्टैंड किया। तो साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते रहना और जो कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और मैं या हमारी टीम में से जो एक्सपर्ट्स होंगे वो इस चीज़ को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, द टॉपिक इज रेनफॉल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेनफॉल की बेसिक फॉर्मेशन कैसी होती है। ये आपने पहले भी कई क्लासेस में पढ़ा होगा बट एक बार फिर से उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो देखो होता क्या आमतौर पे, सपोज करो ये हमारे पास कोई भी वाटर बॉडी है एंड यहां पे इंसोलेशन हो रही है। इंसोलेशन का मतलब कि जो सन रेज डायरेक्टली किसी भी चीज पे पड़ती हैं। तो यहां पे जो इंसोलेशन हो रही है उसके कारण होता क्या आमतौर पे कि यहां पे जो आसपास की हवा होती है वो गर्म हो जाती है और तुम्हें पता है जो गर्म हवा होती है वो काफी ज्यादा हल्की होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो गर्म हवा क्या करती है, डेफिनेटली ऊपर को राइज करेगी क्योंकि इसको सूरज की रेडिएशंस के कारण ये गर्म हो चुकी हैं और जब ये ऊपर को राइज करेंगी तो अपने साथ ये कैरी करेंगी वाटर वेपर्स। अब ये वाटर वेपर्स कहां से आए, ये जो नीचे वाटर बॉडी है इसी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वही वाटर वेपर्स के रूप में यहां इसके साथ ऊपर जाएंगे। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये हॉट एयर इन वाटर वेपर्स को कैरी करते हुए ऊपर जाएगी तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये कभी ना कभी ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में बेसिकली होता क्या, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको समझाऊं तो जब भी कभी गैस लिक्विड में वापस कन्वर्ट होती है या फिर वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो वाटर वेपर्स हैं ये ऊपर जाके वापस लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यही लिक्विड ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। यही लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स यहां पे हो जाती है। अब इमेजिन करो, सपोज करो ऐसा होता है कि हर एक चीज की पर्टिकुलर लिमिट होती है, तो वैसे ही ये जो क्लाउड्स होते हैं इनकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट है। अब इस क्लाउड में और ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड नहीं हो सकते, तो फिर ये क्लाउड्स जितना भी पानी कैरी करते हैं उन सभी पानी को रिलीज कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल। तो ये एक बेसिक फॉर्मेशन होता है कभी भी रेनफॉल का, जो आप पहले से जानते हैं, मैंने बस छोटा सा आपको रिकैप्चुलेट किया। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि कितने तरह की रेनफॉल होती है और उनके बारे में डिस्कस करते हैं और उनके फॉर्मेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। Okay, gentlemen. So the first type of rainfall that we are going to discuss is कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब उसके नाम में छिपा हुआ है दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है कन्वेक्शनल। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल को समझने से पहले हमें कन्वेक्शन नाम का मतलब जानना जरूरी है और अगर एक बार आपने इसका मतलब जान लिया तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा रियलिस्टिक सिनेरियो देता हूं जिससे आप थोड़ा सा हिंट लगा पाओगे इस चीज के बारे में। देखो होता क्या आमतौर पे, सपोज करो ये एक चाय की आपने एक बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर पानी आप बॉईल कर रहे हो या फिर चाय बना रहे हो कुछ भी। तो सपोज करो यहां से आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया। तो होता क्या आमतौर पे, तुम्हें भी पता है कि इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है पानी का और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है पानी का हीट करने के बाद
यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो जल्दी इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली इसके ये वाला जो पोर्शन है ये हीट के ज्यादा नजदीक है। तो होता क्या है, जैसे ही यहां पे पानी गर्म होना स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पे पानी गर्म होना स्टार्ट होगा, तो वो पानी करेगा क्या, वो ऊपर को राइज करना स्टार्ट कर जाएगा। और जो ऊपर ठंडा पानी था वो अब नीचे को सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो गर्म पानी था वो ऊपर को राइज कर रहा है, और जो उसके कंपैरेटिवली ठंडा है वो नीचे को राइज कर रहा है। अब फिर जो गर्म पानी ऊपर को जा चुका है वह फिर ठंडा हो जाएगा, फिर वो फिर नीचे को राइज करेगा, सिंक करेगा। फिर जो नीचे, जो ऊपर से ठंडा पानी गया था नीचे, वो फिर ऊपर को राइज करेगा। तो तुम यहां पे एक चीज देखना कि एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, यहां पे एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो क्या रहा है कि गर्म पानी ठंडा हो रहा है, ठंडा पानी गर्म हो रहा है, तो एक साइकिल बन रहा है। इसे ही हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, सो कन्वेक्शन करंट को आप बोल सकते हो इट ओनली अकर्स ड्यूरिंग द डिफरेंशियल हीटिंग। अब इसका मतलब क्या डिफरेंशियल हीटिंग का, उसके बारे में समझाता हूं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो, अगर यहां पे मैंने हीट करना स्टार्ट किया तभी ये साइकिल फॉर्म हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि इस साइड से, ऊपर की साइड से कोई भी हीट नहीं दे रहा था, तो हम देख सकते हैं कि यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण ही यहां पे कन्वेक्शनल करंट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हम इसको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, उसके नजर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, आई होप आप लोग उसको समझ पाओगे। तो यहां पे एक चीज देखना ओके, तो यहां पे एक चीज देखना, सबसे पहले होगा क्या, अगेन वही सूरज की तरफ से इंसोलेशन आएगी, जिसके कारण यहां से जो गर्म हवा होगी वो वाटर वेपर्स को ऊपर कैरी करती हुई जाएगी। ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही वो जो हॉट एयर है वो ठंडी हो जाएगी, तो जो वाटर वेपर्स होंगे वो भी कंडेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे वो कंडेंस करना स्टार्ट किए और यहां पे बरसात हो गई। और साथ में जो ये गर्म हवा ऊपर गई थी, ये भी तो ठंडी हो रही है ना कहीं कहीं ना कहीं जाके, तो दिस वार्म एयर ऑल्सो गेट्स कूल। ठीक है, सो बेसिकली टू थिंग्स आर हैपनिंग। द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज दैट ड्यू टू द इंसुलेशन the hot air is carrying the water vapors with it, and after that at reaching a certain height, ठीक है, at reaching a certain height this hot air will get this hot air's temperature gets reduced। ठीक है, जिसके कारण ये जो गर्म हवा ऊपर गई है ये भी नीचे को सिंक करना स्टार्ट करेगी ऐसे करके। ठीक है, तो आपने देखा गर्म हवा ऊपर गई और फिर नीचे को सिंक कर गई ठंडी हवा के रूप में। अब ये साइकिल 1 फॉर्मेशन हो चुकी है, ये कन्वेक्शन साइकिल 1 फॉर्म हो चुका है। अब सूरज तो अभी भी यहीं पे है ना, तो जैसे ही ये ठंडी हवा नीचे सिंक हो रही है, इंसुलेशन के कारण ये हवा फिर गर्म हो रही है और फिर ऊपर को राइज कर रही है, फिर बादल बन रहे हैं, बरसात हो रही है, और फिर ये हवा नीचे को सिंक कर रही है, फिर बादल बन रहे हैं और ऊपर को राइज कर रही है, और फिर ये हवा नीचे को सिंक हो रही है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्शन रेनफॉल काफी ईजी है। होता क्या है, जब भी डिफरेंशियल हीटिंग होती है, इंसुलेशन के कारण गर्म हवा ऊपर राइज करती है, बादल बनते हैं, बरसात होती है, और ठंडी हवा फिर नीचे को सिंक करती है। उसके बाद फिर इंसुलेशन के कारण हवा गर्म होती है और ऊपर को राइज करती है, और ये जो कॉन्टिन्यूअस साइकिल है इसे ही हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखो, अब यहां पे एक चीज समझना, हमारे पास ये हमारी अर्थ है और ये हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जैसे यहां पे हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये जो कन्वेक्शन रेनफॉल है ये सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल रीजन पे होती है। अब ऐसा क्यों, जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाना, जो हमारा इक्वेटर है वहां पे एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि अगर तुम पूरे साल में टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है उसको मेजर करने जाओगे ना, तो तुम्हें बहुत कम दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे सर्दियों में टेम्परेचर होएगा 45 डिग्री सेल्सियस, और गर्मियों में वही टेम्परेचर 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जहां पे पंजाब जैसे एरिया में जहां पे हम लोग रहते हैं, वहां पे
एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचता है और गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचता है। लेकिन ऐसे एरियाज में जहां पे एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हीटिंग बहुत कम है, वहां पे जाहिर सी बात है कि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगी, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी, तो वहां पे जो कन्वेक्शन करंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसीलिए कन्वेक्शनल रेनफॉल में पॉइंट नंबर 2 जो आपको नोटिस करना है वो ये है कि ये इक्वेटोरियल रीजन में होता है, और मैंने आपको पूरा इसका प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। Now, the next thing that we are going to discuss is orographic rainfall. Orographic rainfall. ओके जेंटलमैन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, इसको भी मैं देखो, मेरा ऐसा मानना है कि यार ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अगर फिगर्स के माध्यम से समझे ना, अगर ड्राइंग बना के समझे या फिर अगर हम मैप से समझे तो वो ज़्यादा समझ आती है। क्योंकि ज्योग्राफी में याद करने वाला कुछ नहीं है, उसमें समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जो भी होगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे। देयर इज नो रट्टाफिकेशन इन इट। अब यहाँ पे देखना, सपोज करो तुम्हारे पास एक है ना माउंटेन रेंज है बहुत बड़ी। अब होता क्या है, सपोज करो यहां से कोई ठंडी हवा आ रही है या फिर कोई भी हवा आ रही है और इस हवा ने मॉइस्चर कैरी करा हुआ है। इस हवा ने मॉइस्चर कैरी करा हुआ है, बिकॉज आमतौर पे जो वाटर वेपर्स होती हैं वो हवा ही कैरी करती हैं। अब यहां पे एक चीज देखना, ये हवा यहां से आ रही है ऐसे करके। अब अगर यहां पे ये पहाड़ नहीं होता तो ये हवा सीधी यहां पे ऐसे करके मूव कर जाती, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब कि ये माउंटेन रेंज एज अ बैरियर काम करेगा यहाँ पे और इसको रोकेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है उसको मैं समझाता हूँ। तो देखो, जैसे ही ये हवा यहाँ पे टकराएगी तो जैसा इस माउंटेन का स्लोप है उसी स्लोप के अकॉर्डिंगली ये जो हवा है मूव करेगी ऊपर को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, पहली बात तो ये हवा ऐसे आ रही थी बिल्कुल फुल स्पीड से और इसकी स्पीड को रोका इस माउंटेन ने, तो यहाँ पे स्पीड बैरियर हुआ, इसका स्पीड ब्रेक हुई यहाँ पे। और अब एकदम से इसको अपनी डायरेक्शन बदल के ऊपर जाना पड़ रहा है, फिर इसकी स्पीड ब्रेक हुई क्योंकि अब इसको हॉरिजेंटली ना मूव करते हुए इंक्लाइंड वे में मूव करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि बाकी हवाओं के कंपैरेटिवली ये हवा थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, ये कोई लोअर लेवल माउंटेन नहीं है, मैं कोई छोटे मोटे माउंटेन्स की बात नहीं कर रहा कि जो हमें सामने फुट हिल्स दिखते हैं, ये काफ़ी बड़े माउंटेन रेंजेस की बात कर रहा हूँ, जैसे ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस, शिवालिक्स, उनमें हायर लेवल पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और इस पॉइंट पे बरसात हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तो बरसात हो गई और यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो काफी फ्लरिश करेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे पानी इन्हें मिल रहा है। बट अगर तुम दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी बरसात नहीं होगी, तो ये रेन शैडो एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, एंड इस साइड को हम कहते हैं लीवर्ड साइड या फिर रेन शैडो एरिया, ठीक है। तो इस तरह से होने वाली रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। आई होप आपको ये भी सिंपल सा लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको अपनी वर्ड्स में जितना मर्जी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। मुझे आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना था जो मैंने समझा दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज फाइनल, इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में, उसके बाद टॉपिक को एंड करते हैं। देखो, साइक्लोनिक रेनफॉल में होता क्या है, जब कभी भी हमारे पास 2 एयर मासेस, ठीक है, सपोज करो दिस इज कोल्ड एयर मास एंड दिस इज हॉट एयर मास, ठीक है। तो सपोज करो ये जो एयर मास है, गर्म हवा, ये इक्वेटर से आ रही है और ये कोल्ड एयर मास पोलर एरिया से आ रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी ये दोनों एयर मासेस आपस में टकराते हैं तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एयर फ्रंट। तो यहां पे एयर फ्रंट का फॉर्मेशन होएगा,
ठीक है, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में साइक्लोन्स वगैरह डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे मैं टॉपिक आपको डीपली डिस्कस करवाऊंगा। फिलहाल एट दिस मोमेंट बस इतना समझो कि हॉट एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम एक चीज देखना, यहां से गर्म हवा ऊपर को प्रेशराइज कर रही है, यहाँ पे ठंडी हवा नीचे को प्रेशराइज कर रही है, तो यहाँ पे जो फ्रंट होगा वो कुछ इस तरह से चेंज होगा। क्यों? इस पॉइंट पे गर्म हवा ने काफी प्रेशर लगा रखा है और इस पॉइंट पे ठंडी हवा ने काफी प्रेशर लगा रखा है। तो तुम यहां पे एक चीज देखना कि जो हॉट एयर मास है इट इज चेजिंग द टेल ऑफ कोल्ड एयर मास एंड कोल्ड एयर मास इज चेजिंग द टेल ऑफ हॉट एयर मास। तो यहां पे एक सर्कुलर लूप की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसी सर्कुलर रोटेटिंग इफेक्ट से साइक्लोन्स आते हैं। अब बात करते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल की। तो होता क्या है, जैसे ही ये हवा ऊपर को जाती है और बरसात होती है तो उसके बाद जो हमारी हवाएं होंगी, ठंडी हवा होगी, वो नीचे को सिंक कर जाएंगी, और जैसे ही ये नीचे को सिंक करेंगी वैसे ही काफी ज्यादा रेनफॉल वहां पे आएगी। तो साइक्लोनिक रेनफॉल में आपको बस ये चीज याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास आपस में मीट करते हैं वहां पे तुम्हें साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिल जाती है। तो इसी से हमने रेनफॉल का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी क्विकली डिस्कस कर लिया। अब आपको क्या करना है, एनडीए में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है जो कि इस टॉपिक से आए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग डायरेक्टली हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में भेज सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और देखें आपने कितना सीखा है। थैंक यू।